So today we will have our discussion on agreement on agriculture. हमारा जो आज का टॉपिक है अगेन GS3 का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ द WTO. तो ये अगेन वी आर कवरिंग द एक्सटर्नल सेक्टर टुडे. सो अब क्या हुआ है कि a few days ago, or rather a few months ago, the Union Minister of Commerce and Industry highlighted कि जो WTO का ये agreement है, agreement on agriculture, इसमें काफी सारे imbalances हैं and it is favoring developed economies. तो in this context हमारे लिए जरूरी हो जाता है ये समझना कि agreement on agriculture है क्या, और basically हमें ये समझना है कि what is the problem, that is what are the issues associated with this agreement on agriculture and India का argument क्या है against. We'll see India's what is India's stand, but उससे पहले we have to understand what is this agreement on agriculture, and so we will look at it. And issue कहाँ पे आता है ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि agreement on agriculture क्या है. तो बेसिकली देखिए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जब हम बात करते हैं तो ये WTO का एक टूल है दैट इज बेसिकली एम्ड एट फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स. और किस तरह से ये करता है, हाउ डज इट फैसिलिटेट ट्रेड इन इंटरनेशनल गुड्स? इट पुट्स अ cap on subsidies, agricultural subsidies that are given by the member countries of WTO. देखिए WTO का जो पर्पस है वो क्या है? WTO का एम है कि वो ट्रेड फैसिलिटेट करे इस तरह से कि कोई ट्रेड बैरियर ना हो, ताकि जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो उसमें कोई बैरियर ना हो. ठीक है. सो दिस विद द सेम जो है WTO वो स्टार्ट किया, WTO बनाया गया था. तो बेसिकली यहाँ पर we are not going into the formation of WTO and इससे पहले जो GATT था and all of that, उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे about the WTO and things in detail about it. But आज हम ये डिस्कस करेंगे about agreement on agriculture. अब ये जो agreement on agriculture है इसके 3 pillars हैं. ठीक है. It stands on 3 pillars which we will see. So what is this agreement in agriculture का एम है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको रिमूव किया जाए एंड जो एक ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस जो है मिले, एंड जो ग्लोबल मार्केट्स हैं देयर शुड बी एन इंटीग्रेशन ऑफ दोज ग्लोबल मार्केट्स. अब इसको कौन ओवरसी करता है? इसको ओवरसी करता है WTO का एक एग्रीकल्चरल कमिटी है दैट ओवरसीज दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. एंड ये जो WTO का एग्रीकल्चरल कमिटी है, इट प्रोवाइड्स अ फोरम कि अगर मेंबर्स को कोई कंसर्न है तो उसमें वहां पे जाके एड्रेस किया जा सकता है. अब टॉकिंग अबाउट द 3 पिलर्स, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. और वो 3 पिलर्स क्या है? द 3 पिलर्स आर डोमेस्टिक सपोर्ट, मार्केट एक्सेस and export subsidy. अब डोमेस्टिक सपोर्ट यहाँ पे जो द फर्स्ट पिलर दैट इज डोमेस्टिक सपोर्ट, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और वहीं पर हमारा जो इशू है वहीं से अराइज होता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिलर. तो यहाँ डोमेस्टिक सपोर्ट बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में? देखिए WTO का एम है कि ट्रेड बैरियर्स को हटाया जाए, ट्रेड फैसिलिटेशन जो है वो स्मूथ किया जाए बिटवीन कंट्रीज, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो बिटवीन कंट्रीज, एंड इसीलिए MFN स्टेटस, ये सारी चीजें हैं दैट द WTO हैज. अब बेसिकली यहाँ पर तो उस एम के इन अकॉर्डेंस विद दैट पर्टिकुलर एम ये यहाँ पर डोमेस्टिक सपोर्ट की बात की जा रही है इन द सेंस कि देखिए ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है इन एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो डोमेस्टिक सब्सिडीज हैं उसको कम से कम किया जाए, वो डोमेस्टिक सब्सिडीज दैट डिस्टॉर्ट ट्रेड एंड फेयर प्रैक्टिस. अब होता क्या है कि let us say, अभी we'll understand this again further, इसको और अच्छे से समझेंगे and we'll see the different boxes that are associated with this. but यहाँ पे अगर हम simple way में अगर समझने की कोशिश करें तो let us say
डॉलर्स में बात कर लेते हैं तो लेट अस से देयर इज अ कमोडिटी, ठीक है, ये कमोडिटी जो है $10 की है, इसका जो प्राइस है, फाइनल प्राइस है, लेट अस से $10 का है। अब अगर एक कंट्री में एक कंट्री ए भी इसको $10 का इसका फाइनल प्राइस, कंट्री में ए में भी ये है, कंट्री बी में भी इसका फाइनल प्राइस जो ये बाहर भेज रहे हैं दैट इज ऑफ $10। अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी दे देती है, लेट अस से $7 की सब्सिडी अगर गवर्नमेंट गिव्स, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको फिर बाहर बेचा जाएगा एट $3 और यहाँ पे अगर बी वाली कंट्री में कोई सब्सिडी नहीं है तो इसको फिर भी $10 में ही बेचा जाएगा। सो सेम प्रोडक्ट है, पर क्योंकि यहाँ पर कंट्री ए में गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी दे रही है तो द प्राइस बिकम्स वेरी लेस, एंड फिर जो कंपनी जो कंट्री बी का जो प्रोडक्ट है, इवन दो सब कुछ सेम है, दैट बिकम्स आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, कोई खरीदेगा नहीं। $10 का सेम प्रोडक्ट अगर $3 में बिक रहा है तो वाई विल एनीवन गो एंड बाय द $10 का प्रोडक्ट। सो दिस इज द थिंग। तो डोमेस्टिक देखिए, so this is the idea about any kind of subsidy distorting the trade। अब ये देखिए, ये डोमेस्टिक सब्सिडी भी हो सकती है, दिस इज नॉट जस्ट डोमेस्टिक सब्सिडी, दिस कैन बी फॉर एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑल्सो। इस तरीके का अगर सब्सिडी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स पे दे दे कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ये कहे कि एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए कि अगर $10 का आपका फाइनल कॉस्ट है, आप फाइनली इस प्राइस में बेचना चाहते हैं तो वील गिव यू $7 हम आपको दे देंगे, आप इसको बाहर $3 में बेचिए। तो दिस इज ऑल्सो एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे दे। पर डोमेस्टिक लेवल पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर बाहर से अब अगर ये प्रोडक्ट लेट अस से कंट्री ए में $3 का है और बाहर से यही प्रोडक्ट इस कंट्री में आ रहा है तो वो $10 का आएगा, तो इस कंट्री में नोबडी विल बी विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट दैट हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि ये $10 का है। तो अगेन डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वहां पर अगर आप डोमेस्टिक सब्सिडीज दे रहे हैं तो दैट कैन डिस्टॉर्ट फ्री ट्रेड एंड फेयर प्रैक्टिस ऑल्सो। सो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सीक्स टू रिमूव सच अ बैरियर टू ट्रेड, ठीक है, इन एग्रीकल्चर। अब मार्केट एक्सेस देखिए क्या होता है कि WTO ये कहता है कि धीरे धीरे कंट्रीज को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल कंट्रीज को अपने टैरिफ्स कट करने चाहिए। इवेंचुअली जो है यू हैव टू, ये WTO सेज कि मार्केट एक्सेस जो है, मार्केट एक्सेस करने के लिए जो टैरिफ्स हैं इंडिविजुअल कंट्रीज के, दे शुड बी प्रोग्रेसिवली कट डाउन, ताकि इवेंचुअली हमारा जो एम है फ्री ट्रेड का वो अचीव हो सके। सो यहाँ पे एक और चीज ये है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं। अब हम ट्रेड में देखिए, टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं यानी कि डायरेक्ट अगर आप बाहर से आपका कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो आप उसके ऊपर कोई ड्यूटी लगा देते हैं, तो दैट इज टैरिफ बैरियर। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर्स ये हो सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स कैन कम इन द फॉर्म ऑफ कोटाज, इन द फॉर्म ऑफ बैन्स, इन द फॉर्म ऑफ सैंक्शंस। अब कोटास का मतलब क्या है? बेसिकली कि आप कह दें कि हम इस इतने लिमिट से ज्यादा हम बाहर का सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपनी कंट्री में इस तरीके का लिमिट लगा दे। तो टैरिफ बैरियर नहीं है, आप वहां पे टैक्स नहीं लगा रहे, पर आप एक लिमिट लगा रहे हैं, आप एक कोटा लगा रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि हम इस कंट्री से ये सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर हम ये सामान ही इंपोर्ट नहीं करेंगे। बैन, यू आर बैनिंग इंपोर्ट्स ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स, दैट कैन बी अ नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड। सो इस तरह के बैरियर्स, देयर आर नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑल्सो। सो यहाँ पर WTO थ्रू द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर tries to get rid of such barriers in trade, ताकि मार्केट एक्सेस जो है वो सबको मिल सके इक्वली। अब एक और चीज यहाँ पर ये है, देयर इज द थर्ड पिलर ऑफ द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब एक्सपोर्ट सब्सिडी की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक व्हाट आई सेड, अगर आपका गवर्नमेंट ही अगर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए एनकरेज करने के लिए, एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए अगर गवर्नमेंट वहां पर सब्सिडी दे रहा है, तो क्या होता है कि देन द प्रोडक्ट फ्रॉम अ कंट्री जहां पर उस तरीके का सब्सिडी अवेलेबल नहीं है बिकम्स इनकॉम्पिटिटिव इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उसका जो क्वालिटी है वो सेम होगा। सो देन दैट इज अनफेयर।
सो अगर एक्सपोर्ट्स पर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहा है, इंसेंटिवाइज कर रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डंप कर दिए जाए। अगर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट सब्सिडाइज बहुत सारी सब्सिडीज ऑफर कर रहा है फॉर एक्सपोर्ट्स, जस्ट लाइक द एग्जांपल दैट आई गिव, दैट वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अब अगर गवर्नमेंट उस तरीके का सब्सिडी दे रहा है फॉर एक्सपोर्ट्स, देन क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही चीपली हम बाहर भेज देंगे और बाहर के मार्केट में इट विल बी अवेलेबल फॉर वेरी चीप प्राइस, एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ सम अदर कंट्री विल बिकम इनकॉम्पिटिटिव, एंड देन सो इससे क्या होता है, सो दिस इज सो डंपिंग हो जाएगा। सो सच अ कंट्री जहां पे सब्सिडीज ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे चाइना में होता है, चाइना डज दैट, चाइना डंप्स इट्स प्रोडक्ट्स बिकॉज गवर्नमेंट वहां पे बहुत सारी सब्सिडीज देता है। सो बेसिकली सो ये पाया गया है, चाइना वॉज फाउंड गिल्टी, ऐसा कहा जाता है कि चाइना इज गिल्टी ऑफ going against these WTO regulations and offering such export subsidies, and what it does is it dumps its products in other countries, in the sense कि हमारे मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट है जो 100 रुपए का बिक रहा है, अब यही प्रोडक्ट चाइना क्या करेगा, चाइना वुड हैव गिवन, चाइना का जो गवर्नमेंट है और वट एवर चाइना, दे वुड हैव गिवन एक्सपोर्ट सब्सिडी टू देम, एंड मे बी उनको वो पैसा मिल गया होगा, मे बी 100 रुपए में ये बेचने, यहाँ पे भी 100 रुपए में बेचने आ रहे हैं, पर वहां के गवर्नमेंट ने वट एवर यूनिट जो वहां का करेंसी है, बट आई एम टेलिंग इट इन टर्म्स ऑफ रुपीज टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर उनके गवर्नमेंट ने हो सकता है इनको बोला, इनको 90 रुपए ऑलरेडी दे दिए हों, अब ये क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट, इनको तो 100 रुपए का फायदा, आई मीन दे वांटेड टू सेल फॉर 100, तो इनको 90 रुपए मिल गया है, तो अब ये इंडिया में इस प्रोडक्ट को 10 रुपए में बेच देंगे, तो क्या कोई कंपटीशन रहा, हमारा प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा है, वही सेम प्रोडक्ट अगर 10 रुपए में हमारी कंट्री में अवेलेबल है, तो हम क्यों ना लें 10 रुपए में। तो हमारा जो प्रोडक्ट है खुद का यहाँ पे बनाया हुआ प्रोडक्ट, उसका कोई खरीदार नहीं होगा, देयर विल बी नो बायर बिकॉज ऑफ सच, और इसको डंपिंग कहते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाए तो दैट रिजल्ट्स इन डंपिंग एंड दैट इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो दीज आर थिंग्स, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ द agreement on agriculture. ठीक है, so what we need to now discuss, because our aim today is also to discuss the issues with agreement on agriculture, for which हमें ये पिलर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा for today, that is the domestic support. ये जो पिलर है of domestic support in this agreement on agriculture, WTO का, we have to discuss that. So when we talk about domestic support, हमें यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है, ठीक है। सो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में जो डोमेस्टिक सपोर्ट है उसके अंडर जो सब्सिडीज है, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3। वो क्या है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, देयर आर ब्लू बॉक्स सब्सिडीज एंड देन देयर आर एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। अब जब हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज की बात करते हैं, so it includes those subsidies such as subsidies in research and development in agriculture. It can be insurance, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज दे रही है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस इन एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज दे रही है। सो दोज आर सब्सिडीज दैट आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज. In fact, even income support to farmers also is a part of this green box. इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स का मतलब इट्स नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि ये फार्मर जो कोई पर्टिकुलर क्रॉप एक्स ग्रो कर रहा है उसको दिया जाएगा सपोर्ट, नहीं, एंड इट इज नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक. सो इनकम, अगर आप इनकम सपोर्ट दे रहे हैं फार्मर्स को, सो देन दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज. अब ये वो सब्सिडीज हैं जो नॉन, WTO कहता है दे आर नॉन डिस्टॉर्शनरी, ठीक है. So these are trades that are not going to distort international trade. Okay, so these are subsidies that are not going to distort international trade. अब अगर कोई सब्सिडी हैज टू क्वालिफाई एज अ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, तो दैट हैज टू बी a subsidy that does not cause any harm, that does not cause any distortion, or that causes the least distortion in international trade. And they are supposed to be government funded,
and they must not involve price support. ठीक है. अब ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज वो सब्सिडीज हैं जिनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है. सो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज पर कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑन ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज. अब ब्लू बॉक्स सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो ब्लू बॉक्स सब्सिडीज अंडर दिस आर subsidies that are tied to blue box subsidies पर भी again there is no limit. ठीक है, there is no limit on blue box subsidies. पर यहाँ पर ये blue box subsidies वो subsidies हैं that are linked to programs जो production को limit करती हैं. ठीक है, तो ये ब्लू बॉक्स सब्सिडीज वैसी सब्सिडीज हैं दैट बेसिकली लिमिट प्रोडक्शन. हो सकता है दे पुट अ प्रोडक्शन कोटा कि ये आइटम जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है इतने से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, या फिर फार्मर्स दे माइट आस्क फार्मर्स कि आप इतना जो है पोर्शन ऑफ द लैंड आप उसको सेट असाइड कर दीजिए, उसके बदले में द गवर्नमेंट माइट गिव सम सब्सिडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, या फिर व्हेन इट लिमिट्स द प्रोडक्शन. ऐसा जो है ये इंडिया में इस तरीके की सब्सिडी नहीं दी जाती है, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज नहीं है. वी बेसिकली कुछ ही कंट्रीज हैं जो फिलहाल ब्लू बॉक्स सब्सिडीज को प्रैक्टिस करती हैं, जैसे कि आइसलैंड, नॉर्वे, एंड कोई लिमिट नहीं है ब्लू बॉक्स सब्सिडीज पर. अब हमारा इंटरेस्ट ये है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के लिए. देखिए, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जितने भी तरह के डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स होते हैं दे फॉल अंडर एम्बर बॉक्स सब्सिडीज. देखिए, डोमेस्टिक सपोर्ट एज इन ऑल दोज डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स दैट डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड. अब देखिए, जैसे हमने अभी बात की ऊपर में कि अगर जो सब्सिडीज वैसी सब्सिडीज दैट आर गोइंग टू अफेक्ट international trade, that are going to affect the production of certain that are going to distort production, so as a result of which the international trade में distortion आ सकता है. like we said, अगर आपका product बहुत ही cheap हो जाता है because as a result of certain subsidies that are being given, then there is that results in a distortion. Okay, and so that is something that comes, so such subsidies actually fall under these amber box subsidies. अब इनपुट बेस्ड सब्सिडीज फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी, दीज आर ऑल इनपुट बेस्ड सब्सिडीज. ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें, अगर इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सपैंड किया जा रहा है, सो दैट इज अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी. ठीक है, दैट इज इरिगेशन फैसिलिटी इज बीइंग एक्सपैंडेड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स, सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दैट दोज सब्सिडीज फॉल अंडर दिस एम्बर बॉक्स सब्सिडी. अब ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी बेसिकली एक और चीज यहाँ पर, इससे पहले वी डिस्कस मोर अबाउट इट, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज के ऊपर एक्चुअली लिमिट है. ठीक है, देयर इज अ लिमिट जो लगाया गया है अंडर दिस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, which we will just see in a while. अब यहाँ पर एम्बर बॉक्स सब्सिडी में इनपुट बेस्ड सब्सिडी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है, देयर कैन बी फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी. अब ये फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम सोचें तो ये एम्बर बॉक्स में क्यों डाला गया होगा? हाउ एम्बर बॉक्स सब्सिडीज वो सब्सिडीज है दैट डिस्टॉर्ट ट्रेड, दैट डिस्टॉर्ट इंटरनेशनल ट्रेड या प्रोडक्शन. बेसिकली आप क्या सोच सकते हैं कि लेट अस से एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है ए, एंड अब एक फार्मर है दैट इज जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें फर्टिलाइजर का कॉस्ट इंक्लूड होता है, बाकी और भी बहुत सारे कॉस्ट्स होते हैं. अब एक कंट्री ए है जिसमें गवर्नमेंट ये वाला प्राइस दे रहा है. सो ये जिसका फाइनल प्राइस होगा, द फार्मर फ्रॉम अ कंट्री ए, उसका जो फाइनल प्राइस होगा उसके प्रोडक्ट का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
में क्या होगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होगा या फिर काफी कम होगा, बिकॉज द सब्सिडी इज बीइंग गिवन हियर. सो जो फाइनल प्राइस होगा, द फाइनल प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट ऑफ कंट्री ए जहां पर सब्सिडी दी जा रही है, दैट विल बी लेस, बिकॉज फर्टिलाइजर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम कर दे रहे हैं. सो आपका फाइनल प्राइस जो है दैट विल बी मच लेस कंपेयर टू अ कंट्री बी जहां पर इस तरीके का कोई सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है ऑन योर फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, या सो इन चीजों पर अगर सब्सिडी नहीं दी जा रही, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड जो फाइनल कॉस्ट होगा उस प्रोडक्ट का वो ज्यादा होगा. अब सो देन अगेन दैट डिस्टॉर्ट्स द इंटरनेशनल ट्रेड. सो that is why these input based subsidies like fertilizer subsidy, electricity subsidy come under amber box subsidy. अब price based subsidy क्या हो सकती है? price based subsidy है जैसे कि there is this minimum support price that the government gives, and then there is the public distribution system, जहां पर actually क्या public distribution system जैसी चीज है जहां पर actually में you are selling the grains for much lesser price than the market price or the price that other countries sell at in your country. ठीक है. So basically this is what, so amber box subsidies ऐसी चीजों पर लगता है. अब amber box subsidies वो subsidies है like we saw they distort trade, तो उनके ऊपर एक लिमिट है. ठीक है, there is a limit. अब वो लिमिट क्या है? देखिए अलग अलग लिमिट है. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग लिमिट है और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग लिमिट है. तो दिस इज द लिमिट. ठीक है, ये लिमिट है कि डेवलपिंग कंट्रीज कैन गिव अ मैक्सिमम ऑफ कितना सब्सिडीज दे सकते हैं, 10% ऑफ द डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल वैल्यू प्रोडक्शन इन दिस पीरियड. 1986 से 88 के बीच में जो फाइनल वैल्यू था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का, द एग्रीकल्चरल वैल्यू प्रोडक्शन, उसका 10% ओनली दे कैन गिव एज सब्सिडी. ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 5% ऑफ द डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल वैल्यू प्रोडक्शन. सो ये 1986 और 88 के दिस पीरियड जो है ये बेस पीरियड है बेसिकली. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लेट अस अज्यूम कि एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का जो एग्रीकल्चरल वैल्यू प्रोडक्शन है वो सेम रहा होगा. ठीक है, वॉट एवर एक्स डॉलर्स में लिख लेते हैं. अब यहाँ पर अगर दोनों का सेम प्रोडक्शन रहा होगा तो they are allowed to give more subsidies in terms of percentage, 10%. बट हमें यहाँ पर ये भी समझना है कि अगर ये सेम नहीं रहा हो, so absolute terms में it can differ. वेरी सिंपलिस्टिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, बिकॉज दिस आई विल एक्सप्लेन नाउ, ताकि ये समझने में आसानी हो अबाउट द इश्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू दिस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. अब अगर देखिए, अगर हम कोई लेट अस टेक अ नंबर, ठीक है, हम अगर 1000 ले लेते हैं. अब 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 1000 का 10% 100 है, इसका 5% कितना है? 50 है. तो अगर यहाँ पर देखिए, तो इसका 10% यहाँ पर अगर ये प्रोडक्शन लेवल सेम है तो देन इन दैट केस अ डेवलपिंग कंट्री इज अलाउड टू गिव मोर सब्सिडीज. पर अगर इन लोग का प्रोडक्शन अलग है, ठीक है, अगर एक डेवलप्ड कंट्री का प्रोडक्शन 1000 है, वट एवर यूनिट जो भी है, दैट इज नॉट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर. सो लेट अस से 1000, डेवलप्ड कंट्री का अगर प्रोडक्शन 1000 है और डेवलपिंग कंट्री का 100 है, तो इसका 5% भी बहुत ज्यादा होता है. यहाँ इसका 5% क्या होगा? इसका 5% होगा 50, और इसका 10% क्या होगा? इसका 10% होगा 10. तो यहाँ पर द लिमिट दैट द डेवलपिंग कंट्री हैज in terms of absolute value is lesser compared to that of the developed country. Developing country अगर absolute value में अगर हम देखें तो अगर इनका domestic agricultural value production जो है that is different, so then it becomes disadvantageous for the developing nations.
सो दिस इज वन आर्ग्यूमेंट दैट वी विल सी. आई थॉट अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर था बिकॉज वी वर डिस्कसिंग हियर. इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है अगेंस्ट दिस एग्रीमेंट इन एग्रीकल्चर, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, जस्ट वील सी इट इन अ व्हाइल. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ ताकि अभी समझने में आसानी हो कि इंडिया क्या कह रहा है. इंडिया का स्टैंड ये है कि ये जो परसेंटेज लिमिट है सब्सिडीज पर, आप कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज 10% सब्सिडी दे सकती है और डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ 5% तक की सब्सिडी दे सकते हैं. तो आप ये कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो कम सब्सिडीज दे पा रहे हैं. Which means you are saying, you are pretending as if developing countries are in a better position. पर अगर हम ये actually हम absolute values में देखें तो this is deceptive. क्योंकि जो developed economies हैं, they have been providing far higher subsidies. क्योंकि उनका जो ये वैल्यू है, ये जो एग्रीकल्चरल वैल्यू प्रोडक्शन है, this in terms of absolute numbers is much larger. So then this becomes deceptive. ये 5% ऐसा नहीं है कि कम सब्सिडी दे रहे हैं, इनका 5% भी बहुत ज्यादा है. हमारे 10% से इनका 5% बहुत ज्यादा है. ठीक है. So I hope this point is clear. We will mention this point when we discuss India's argument again. So that time I'm not going to explain it. So I explained it here so that it becomes clear. So we would एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो देयर इज समथिंग आल्सो नोन एज अ डेवलपमेंट बॉक्स. अब यहाँ पे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. कुछ एक्सेप्शंस हैं इन पर्टिकुलर, इसमें सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर फ्रॉम फॉर दैट एक्सक्लूड्स सर्टेन एरियाज फ्रॉम द रिडक्शन कमिटमेंट ऑफ सब्सिडीज. तो अगर कुछ डेवलपमेंटल कैटेगरी में फिट होता है तो उसमें थोड़े एक्सेप्शंस हैं. उसमें ये नहीं कहा जाता है कि आप इतना सब्सिडी नहीं दे सकते, इतना ज्यादा सब्सिडी आप क्यों दे रहे हैं. सो दैट विल नॉट बी सेड. वो कौन से कैटेगरीज हैं वील सी. ठीक है. सो ये बेसिकली वो कैटेगरीज है दैट आर मेंट टू एनकरेज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या पुअर लोगों को मदद करने वाली to encourage rural development basically in developing countries. अब basically see ये कौन से वाले what are these categories? So इसका article 6 talks about this, right? So investment subsidies. So अगर in agriculture में investment करने के लिए subsidies एक country में है, so that can be excluded in developing countries. They need not follow इस तरीके का कोई limit. And अगर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज दी जा रही हैं फॉर लो इनकम प्रोड्यूसर्स. कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फार्मर्स हैं जो बहुत कम कमा रहे हैं और उनको सब्सिडी दी जा रही है फॉर सपोर्टिंग देम. एग्रीकल्चरल इनपुट सब्सिडीज दी जा रही हैं. सो दैट इज ऑल्सो फाइन. दैट विल अगेन, उसके ऊपर कोई लिमिट ऐसा नहीं है. ठीक है. इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज. एंड ऑल्सो कुछ अगर कोई फार्मर है जो अपने फार्म पर पहले कोई इलिसिट नार्कोटिक क्रॉप्स ग्रो कर रहा था, तो वो शिफ्ट करने के लिए, टू शिफ्ट टू अनदर क्रॉप, अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रहा है, वो अगर गवर्नमेंट बोल रहा है आप ये क्रॉप बंद करिए, कोई और क्रॉप ग्रो करिए, उसका जो लॉस होगा या कुछ इस तरीके का शिफ्टिंग के लिए जो भी है उसमें अगर सब्सिडी देने की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट दे सकता है. सो उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है. सो डोमेस्टिक सपोर्ट टू प्रोड्यूसर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज टू एनकरेज डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ग्रोइंग इलिसिट नार्कोटिक क्रॉप्स. ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डेवलपमेंट बॉक्स. सो दिस वाज अबाउट दिस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. आपको एक आइडिया मिल गया होगा अबाउट व्हाट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज. This was important to understand. The next thing that we are going to talk about, that is the issues that are associated with this agreement on agriculture. So before we understand issues with the agreement on agriculture, हमें एक और चीज समझनी है यहाँ पर. MSP की बात करते हैं अगर हम करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस. हमने कहा था कि MSP falls under the प्राइस बेस्ड सब्सिडी अंडर द एम्बर बॉक्स सब्सिडी. तो MSP एक प्राइस बेस्ड सब्सिडी कैसे हो गया? हाउ डज इट बिकम अ प्राइस बेस्ड सब्सिडी? तो जैसे आपको पता होगा MSP क्या है. MSP एक तरीके का मार्केट इंटरवेंशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है
ताकि जो फार्मर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको इंश्योर कर सके अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ शार्प फॉल इन प्राइसेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये एमएसपी गवर्नमेंट अनाउंस करता है सोइंग सीजन के बिगिनिंग में, एंड ये किसके रिकमेंडेशन पे करता है? अगर एज अ इंफॉर्मेशन साइड इंफॉर्मेशन दैट वी मे एक्चुअली थिंक ऑफ, it does it on the recommendation of CACP. These MSPs are fixed on the recommendation of this Commission for Agricultural Costs and Prices, CACP. अब बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगा कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बेसिकली इट इज अ गारंटी प्राइस कि फार्मर को इससे कम पर बेचने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो फार्मर इज फ्री टू गो एंड बाय फ्रॉम द मार्केट, पर अगर इस एक्स अमाउंट से, इस एमएसपी जो फिक्स किया गया है बाय द सीएपी, अगर एक्स अमाउंट से आपको कम मिल रहा है तो आप इस प्राइस पे हम आपसे इस एक्स प्राइस पर खरीद लेंगे। फार्मर गवर्नमेंट बेसिकली फार्मर को ये कहता है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि डिस्ट्रेस सेल फार्मर ना करे, एंड ऑल्सो फिर गवर्नमेंट प्रोक्योर्स ग्रेन्स फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट को तो वैसे भी ग्रेन्स खरीदने हैं फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानों पर रखने के लिए, बेचने के लिए। तो लेट अस से अब यहाँ पर एमएसपी एक सब्सिडी कैसे, एक प्राइस सब्सिडी कैसे हो गया? हाउ इज इट, हाउ कैन वी कॉल इट एज अ प्राइस सब्सिडी अंडर द एम्बर बॉक्स? देखिए, लेट अस से वेरी हाइपोथेटिकली एक कमोडिटी है, ठीक है, जिसपे एमएसपी कैलकुलेट किया गया है बाय द सीएसीपी एज 100 रुपीज पर केजी। अब मार्केट में इसी का प्राइस लेट अस से 50 रुपीज पर केजी हो गया है। गवर्नमेंट क्या करेगा? इसको 100 रुपीज में प्रोक्योर करेगा। फार्मर को कितना मिल रहा है? फार्मर इज गेटिंग 100। अब दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है दैट इज द प्राइस सब्सिडी। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 50 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स एट विच एफसीआई विल प्रोक्योर these grains from the farmers and the price at which FCI will sell to the traders. और अगर PDS में if the FCI gives, then it's further less. So this is a kind of subsidy. See, the market price इतना लो हो सकता है कि farmers को loss bear करना पड़ेगा instead of profit. तो ऐसे केस पे government has to buy the crops from the farmers at a price जो market price से कई ज्यादा है, ठीक है। This is to support the farmers, ताकि farmers को कोई भी distress sale ना करना पड़े। तो ये जो difference है इन दो prices का, ये per unit में like ये 100 और 50 का जो difference है, that is the subsidy, ठीक है, that is a per unit subsidy जो गवर्नमेंट ग्रांट करता है टू द फार्मर्स। इस केस में सब्सिडी क्या हुआ? इस केस में 50 रुपीज का सब्सिडी है, बिकॉज मार्केट प्राइस ये है, गवर्नमेंट आपको 100 रुपीज दे रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। तो इट इज अ सब्सिडी। तो यहाँ पे 50 रुपए की सब्सिडी है। ये जो प्राइस होगा, दिस इज कॉल्ड द प्रोक्योरमेंट प्राइस, जिस प्राइस पर गवर्नमेंट खरीदेगी। अब मार्केट में प्राइस 50 रुपए पर किलो है और गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट को 100 रुपए पर किलो खरीद रही है। इससे प्रोडक्शन कैसे डिस्टॉर्ट होता है? देखिए, एक तो सब्सिडी दे रहे हैं, तो इससे बेसिकली एक और चीज, एक तरीका ये है प्रोडक्शन को अफेक्ट करने का कि लॉन्ग रन इम्पैक्ट ये होता है कि फार्मर्स जो है उन्हीं प्रोडक्ट्स को ग्रो करते हैं जिन पर सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, जिस पर एमएसपी मिल रहा है। दे आर नॉट एनकरेज टू ग्रो अदर क्रॉप्स। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम एमएसपी, गवर्नमेंट जो है इट हैज टू इम्प्लीमेंट दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्यों? ये बेसिकली राइट टू फूड को इट्स ऑल्सो कॉल्ड राइट टू फूड एक्ट। अब बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना, यहाँ पर बेसिकली सब्सिडाइज रेट्स पर गवर्नमेंट जो है गिव्स द फूड ग्रेन्स टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल। अब बेसिकली 2/3 ऑफ द कंट्री, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को देना पड़ता है एट सब्सिडाइज्ड रेट्स इंडिया में। सो बेसिकली क्या है कि हो सकता है कोई 50 रुपए पर केजी का एक्चुअली में उसका प्राइस हो, पर ये राशन की दुकानों पर मे बी 2-3 रुपए पर केजी में दिया जाता है, ताकि फूड सिक्योरिटी जो है सबको, एवरीबडी हैज एक्सेस टू फूड। कोई पॉवर्टी की वजह से फूड ऐसा ना हो कि दे आर नॉट एबल टू एक्सेस दीज बेसिक ग्रेन्स, द बेसिक they are not able to have access to food. So this act was important in that. अब यहाँ पर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू प्रोक्योर
फूड ग्रेन्स। इसके अलावा गवर्नमेंट एमएसपी पर प्रोक्योर करती है, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू फॉलो एमएसपी। अब दोनों केसेस में क्या हो रहा है, बेसिकली बाय डूइंग दिस गवर्नमेंट इज एक्चुअली ब्रीचिंग द लिमिट, जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज का जो लिमिट है, वी आर गोइंग अबव दैट लिमिट। अब क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज थी जैसे कि यूएसए, developed countries जैसे कि USA, they said that we are actually going above this subsidy limit that has been given under this agreement on agriculture. So इनके खिलाफ they said US wanted कि US basically was against it. किसी तरह इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बाली में, ठीक है, बाली में there was a conference, that was the Bali Ministerial Conference and 2013 में वहां पर किसी तरह इंडिया secured a peace clause and वहां पर ये बोला गया, वहां पर ये तय हुआ बेसिकली कि अगर इंडिया जो है 10% लिमिट को क्रॉस करता भी है, उसको ब्रीच करता भी है, हमारा कितना लिमिट है, हमारा 10% लिमिट था ना 100, तो अगर हम उसको ब्रीच करते भी हैं तो अगर उस केस में जो मेंबर कंट्रीज हैं हमारे ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेंगी अंडर द WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसके अंडर। सो दैट वाज अराइव्ड अपॉन इन द बाली मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। तो किसी तरह हमने वो पीस क्लॉज जो है सबसे अग्री करवा लिया था। अब 2014 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया एक्चुअली फोर्स द डेवलपिंग कंट्री टू क्लैरिफाई कि हम ये जो पीस क्लॉज हम यहाँ पर हमने जो तय किया है उसको हम इनडेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे जब तक एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता, बिकॉज हम ये वी कैन नॉट डू अवे विद द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वी कैन नॉट डू अवे विद द MSP। सो समहाउ वी रीच्ड टू, वहां पर हमने बोला कि वी विल इनडेफिनेटली गो विद दिस अंटिल हम एक परमानेंट सोल्यूशन पे नहीं पहुंच जाते। एंड इंडिया इज बेसिकली परमानेंटली डिमांडिंग कि एक परमानेंट सोल्यूशन मिले। इसको क्या कहते हैं, इसको पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कहा जाता है बाय द वे। तो स्टॉक होल्डिंग क्या होता है, स्टॉक होल्डिंग जो है इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जहां पर गवर्नमेंट यूज करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है, स्टॉक करता है फूड को और डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो government, Indian government basically is looking for demanding a permanent solution on this public stock holding ताकि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इतने सारी अड़चने आ रही हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन में बिकॉज ऑफ दिस एम्बर बॉक्स सब्सिडी, दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब बेसिकली इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है, इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है अगेंस्ट दिस एग्रीमेंट ऑन अगेंस्ट सब्सिडीज अंडर दिस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। देखिए फर्स्ट पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, वहां पर क्या डिस्कस किया था हमने कि ये जो परसेंटेज लिमिट है, इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो परसेंटेज लिमिट है जो हमने कहा था 5% डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एंड 10% डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इंडिया कह रहा है कि ये बहुत डिसेप्टिव है। आई जस्ट डिस्कस दैट सम टाइम बैक। सो this point we have already discussed. India says that is deceptive. In terms of absolute value, developing economies have been providing subsidies far higher than India. We have seen what this means, right? अब यहाँ पर ये भी इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि ये जो लिमिट दिया गया है सब्सिडी पर, अब जो कह रहे हैं 10% सब्सिडी, व्हाट आर यू सेइंग, वी आर एक्चुअली, जो हमने देखा था इससे पहले, सी हमारा जो ये हम जो ले रहे हैं बेस पीरियड हमारा 1986 से 88 था। वी आर टेकिंग जो टोटल एग्रीकल्चरल वैल्यू प्रोडक्शन का जो वैल्यू था उस समय उस प्राइस के हिसाब से, we have not taken into account inflation while setting this particular limit। ठीक है, हम 10% कह रहे हैं, 10% of what, 10% यहाँ पर लिमिट हमारा सेट है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। अगर हम देखें तो 10% ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एट 1986-88 लेवल्स। उसके बाद तो बहुत इन्फ्लेशन हो गया है। सो इसकी वजह से द लिमिट जो है, हमारा जो लिमिट है वो कम हो जाता है, in the sense कि we will have to reduce our subsidies in terms of amount based on those values. So that is not right. India का argument है कि वो सही नहीं है because जो prices हैं of agricultural commodities they have increased over the years, right?
अब यहाँ पर एक और चीज इंडिया का ये कहना है कि जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज हैं उसमें तो आप कहते हैं कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स ठीक है, जो दैट इज नॉट लिंक्ड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। तो ये चीज जो है बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि यूएसए मिस यूज करती हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज को, या तो वहां पर बेसिकली यूएस क्या करता है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर देता है टू फार्मर्स एंड अपने 50% से ज्यादा एग्रीकल्चरल वैल्यू प्रोडक्शन के लिए व्हाट इट डज इज इट ट्रांसफर्स टू द फार्मर्स। तो बेसिकली दैट इज स्टिल द सेम थिंग। So why are you including that in the green box subsidy then, right? So that is one argument that India is giving. अब इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कह रहा है कि जो हम कमोडिटीज को प्रोक्योर करते हैं अंडर द एमएसपी रेजिम, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेजिम, उसमें हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए वैसा नहीं करते हैं। हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं कि फूड सिक्योरिटी, हमारा फूड सिक्योरिटी को मीट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसीलिए you should not be putting such a limit on our subsidies, on the subsidies that we are offering, because such a procurement that we are doing of commodities is for ensuring food security. It should not be included in the amber box. इंडिया का ये कहना है कि ये amber box में नहीं होने, हमारी जो इस तरह की subsidies हैं, they should not be, MSP should not be included in the amber box subsidies. Rather, we should include it in the green box subsidies, right? Because there is a cause behind it. So, India is saying कि इस तरीके का limit नहीं होना चाहिए, and this is what is India's stance, and these were the issues that are associated with the agreement on agriculture. So, I hope this was clear, and this is it for this discussion today. बाकी का next video में.